आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.3 के जो टॉपिक हैं इन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे और इन टॉपिकों को हम सबसे पहले आलेख के माध्यम से समझेंगे। तो आलेख पर जाने से पहले यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ बना रखी हैं। इन सीढ़ियों पर हमें बाएं से दाएं चलना है। अब देखो, जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे। मतलब जब हम एक एक सीढ़ी को पार करें तो पहले ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों में एक ऐसी सीढ़ी भी स्थित है जिससे पहले की सीढ़ियों पर हम चलें तो ऊपर आएंगे और उस सीढ़ी के बाद की सीढ़ियों पर जब हम चलें तो हम नीचे की तरफ आएंगे। देखो, ये वाली जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी से पहले ये जो सीढ़ियाँ हैं इन पर हम चलेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे और इस सीढ़ी के बाद की सीढ़ियों पर हम चलेंगे तो हम नीचे की तरफ आएंगे। इसी प्रकार इस सीढ़ी से पहले जो सीढ़ियाँ हैं इन पर हम चलेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे और इसके बाद की सीढ़ियों पर जब हम चलेंगे तो हम नीचे की तरफ आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ अपने आसपास की सीढ़ियों में सबसे ऊपर स्थित है। ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ियाँ अपने आसपास की सीढ़ियों में क्या है, सबसे ऊपर स्थित है। इसी प्रकार इन्हीं सीढ़ियों में एक ऐसी सीढ़ी भी स्थित है जिससे पहले की सीढ़ियों पर हम चलें तो हम नीचे की तरफ आएंगे और उससे बाद की सीढ़ियों पर हम चलें तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो, ये वाली जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी से पहले जो सीढ़ियाँ इन पर जब हम चलें तो हम नीचे की तरफ आएंगे और इस सीढ़ी के बाद की जो सीढ़ियाँ इन पर हम चलें तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी अपने आसपास की सीढ़ियों में सबसे नीचे स्थित है। तो जब हम इन सीढ़ियों पर ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी सीढ़ियाँ मिल रही हैं जो अपने आसपास की सीढ़ियों में या तो सबसे ऊपर स्थित है या सबसे नीचे स्थित है। अब देखो, हम इस आलेख में आते हैं। तो आलेख में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो पहले ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। अब देखो, जब हम ऊपर जाकर नीचे आएंगे, देखो यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे गए तब हमें एक ऐसी सीढ़ी मिली जो अपने आसपास की सीढ़ियों में सबसे ऊपर स्थित थी। तो यहाँ पर देखो, जब हम ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे तो हमें एक ऐसा बिंदु मिलेगा जो अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे ऊपर स्थित होगा। तो उस बिंदु को यहाँ पर मैंने लिख दिया बिंदु बी। इसी प्रकार देखो, यहाँ पर देखो ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तब हमें एक ऐसा बिंदु मिलेगा जो अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे ऊपर स्थित होगा। सेम जैसे ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी अपने आसपास की सीढ़ियों में क्या है, सबसे ऊपर स्थित है। जब हम ऊपर से नीचे गए तब हमें ये सीढ़ी मिली जो अपने आसपास की सीढ़ियों में क्या है, सबसे ऊपर स्थित है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, तब हमें ऐसे बिंदु मिलेंगे जो अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे ऊपर स्थित होंगे। ठीक, जब हम नीचे से ऊपर गए तब हमें एक ऐसी सीढ़ी मिली जो अपने आसपास की सीढ़ियों में सबसे नीचे स्थित है। तो देखो, यहाँ पर भी देखो, नीचे से फिर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें एक ऐसा बिंदु मिलेगा। देखो, यहाँ पर हमें बिंदु मिलेगी, न कि सीढ़ियाँ। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें एक ऐसा बिंदु मिलेगा जो अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे नीचे स्थित होगा। तो इस बिंदु को यहाँ पर मैंने लिख दिया सी और इस बिंदु को लिख रखा है डी से। अब देखो, ये जो बिंदु हमें मिले हैं, कौन कौन से बिंदु मिले, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। इन बिंदुओं को कहा जाता है वर्तन बिंदु। ये जो बिंदु हमें मिले हैं, इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है, वर्तन बिंदु कहा जाता है। अब ये जो वर्तन बिंदु हमें मिले हैं, इन बिंदुओं में उन बिंदुओं को शामिल कर दिया जाए जिन पर फलन अवकलनीय नहीं हो। इन वर्तन बिंदुओं में, ये जो वर्तन बिंदु है, इन बिंदुओं में उन बिंदुओं को भी शामिल कर दिया जाए जिन पर फलन अवकलनीय नहीं हो। अब देखो, कौन से बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होता है, तो हम आलेख की सहायता से समझते हैं कि किस प्रकार के बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो देखो, ये जो बिंदु ए है, एक तो बिंदु ए और एक ये बिंदु बी,
इस प्रकार के बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। अब ये इस प्रकार की स्थिति तो कहाँ पर बनती है, ये स्थिति बनती है मापांक फलन में। ये स्थिति कहाँ पर बनती है, मापांक फलन में। और कौन से बिंदु पर बनती है, जिस बिंदु पर मापांक फलन टूटता है, जिस बिंदु पर मापांक फलन टूटता है उस बिंदु पर ये स्थिति बनती है, अर्थात उस बिंदु पर मापांक फलन अवकलनीय नहीं होता है। और ये स्थिति कहाँ पर बनती है, ये स्थिति देखो दो जगह बनती है। पहली, जैसे कोई फलन f है और ये फलन f इस प्रकार संवृत अंतराल a, b में परिभाषित है, तो इस प्रारंभिक बिंदु और इस अंतिम बिंदु, इस प्रारंभिक बिंदु और इस अंतिम बिंदु, इन दोनों बिंदुओं पर हमें इस प्रकार का आलेख देखने को मिल सकता है। मतलब इन दोनों बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। और इस प्रकार की स्थिति देखो हमें महत्तम पूर्णांक फलन में भी देखने को मिलती है। मतलब जिस बिंदु पर फलन टूटता है उस बिंदु पर भी इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो ये दो जगह इस प्रकार की स्थिति बनेगी और ये स्थिति कहाँ पर बनती है, मापांक फलन में बनती है। अब देखो इस प्रकार के बिंदु इस आलेख में कहाँ पर है, तो एक तो ये रहा, एक ये रहा। इस प्रकार के बिंदु तो कहाँ पर है, यहाँ पर, और इस प्रकार का बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। तो इन बिंदुओं को A, E, D, इन बिंदुओं को हम वर्तन बिंदु में शामिल कर दें। अब देखो वर्तन बिंदु में पहले से कौन कौन से हैं, B, C, D, इनमें हम कौन कौन से बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं, एक को एक को शामिल कर रहे हैं, एक D को। अब देखो D तो पहले से ही है तो फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु कौन सा है, E बिंदु। तो वर्तन बिंदु में जब हमने इन बिंदुओं को शामिल कर दिया तब इन बिंदुओं का अक्ष निर्देशांक कहलाता है क्रांतिक बिंदु। जब हम वर्तन बिंदु में उन बिंदुओं को शामिल कर दें जिन पर फलन अवकलनीय नहीं है, उन बिंदुओं का अक्ष निर्देशांक कहलाता है क्रांतिक बिंदु। तो इन बिंदुओं का देखो अक्ष निर्देशांक क्या है, इसका अक्ष निर्देशांक है A, इस बिंदु का अक्ष निर्देशांक है B, इस बिंदु का अक्ष निर्देशांक है C, इस बिंदु का अक्ष निर्देशांक है D और इस बिंदु का अक्ष निर्देशांक है E। तो ये जो बिंदु अक्ष निर्देशांक है A, B, C, D, E, इन बिंदुओं का जो अक्ष निर्देशांक है, इन अक्ष निर्देशांकों को क्या कहा जाता है, क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। अब हम इन बिंदुओं की चर्चा करते हैं और इन बिंदुओं में हम उन बिंदुओं को छोड़ देंगे जिनसे पहले या बाद में आलेख नहीं है। तो देखो A से पहले आलेख नहीं है और E के बाद में आलेख नहीं है, तो हम A और E की चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे एक तो बिंदु B की, एक बिंदु C की और एक बिंदु D की। इन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। ये जो बिंदु B, C, D है, ये अपने आसपास के जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं में या तो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे स्थित है। ये जो बिंदु B, C और D है, ये बिंदु या तो अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे ऊपर है या अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे नीचे। तो सबसे ऊपर तो कौन कौन से बिंदु हैं, बिंदु B और D, ये तो अपने आसपास के बिंदुओं में क्या है, सबसे ऊपर। और बिंदु C है, ये अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे नीचे। तो देखो बिंदु B के निर्देशांक क्या है, बिंदु B के निर्देशांक है B, FB। अब देखो ये जो अक्ष निर्देशांक है, अक्ष निर्देशांक को देखो क्रांतिक बिंदु भी कहा जाता है और यहाँ पर इस अक्ष निर्देशांक को कहा जाएगा स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु। ये जो सबसे ऊपर स्थित बिंदु है, इस बिंदु का अक्ष निर्देशांक तो क्या कहलाता है, स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु। और y निर्देशांक क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है स्थानीय उच्चतम मान। और जो सबसे नीचे स्थित बिंदु है वो देखो कौन सा है, C बिंदु के निर्देशांक है C, FC। तो अपने आसपास के बिंदु में जो सबसे नीचे स्थित बिंदु है, इस बिंदु का अक्ष निर्देशांक तो क्या कहलाता है, स्थानीय न्यूनतम मान वाला बिंदु। अक्ष निर्देशांक क्या कहलाएगा, स्थानीय न्यूनतम मान वाला बिंदु। और y निर्देशांक क्या कहलाता है, स्थानीय न्यूनतम मान। तो यहाँ पर हमने उन्हीं बिंदुओं की चर्चा की जिनसे पहले और बाद में आलेख है। अब हम इन सभी बिंदुओं की चर्चा करते हैं, A, B, C, D और E, इन सभी बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। तो इन बिंदुओं में देखो
एक तो ऐसा बिंदु होगा जो सबसे ऊपर स्थित होगा और एक ऐसा बिंदु होगा जो सबसे नीचे स्थित होगा। हाइट में देखना है तो देखो ये जो बिंदु डी है ये तो सबसे ऊपर स्थित है और ये जो बिंदु ए है ये सबसे नीचे स्थित है। तो डी तो सबसे ऊपर है और सबसे नीचे कौन सा बिंदु है, ए। तो सबसे ऊपर स्थित बिंदु का अक्ष निर्देशांक तो कहलाता है उच्चतम मान वाला बिंदु और y निर्देशांक क्या कहलाता है, फलन का उच्चतम मान। और सबसे नीचे स्थित बिंदु का अक्ष निर्देशांक क्या कहलाता है, निम्नतम मान वाला बिंदु और y निर्देशांक कहलाता है फलन का निम्नतम मान। अब देखो यहाँ पर हमें देखो क्या देखने को मिला है, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान, फलन का उच्चतम मान, फलन का निम्नतम मान। तो इन्हीं टॉपिकों के बारे में हमें प्रश्नावली 6.3 में पढ़ना है। तो इस प्रश्नावली 6.3 में हमें इन्हीं 4 टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। 4 टॉपिक कौन कौन से, फलन का स्थानीय उच्चतम मान, दूसरा टॉपिक फलन का स्थानीय निम्नतम मान, तीसरा टॉपिक फलन का उच्चतम मान और चौथा टॉपिक फलन का न्यूनतम या निम्नतम मान। इन्हीं 4 टॉपिकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी तो हमने इन 4 टॉपिकों को आलेख के माध्यम से समझा है। तो अभी तक की जो चर्चा हमने की है उस चर्चा का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो मैं बिंदु बी और डी की बात करूं तो बिंदु बी और डी अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे ऊपर स्थित है। बिंदु बी और डी अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे ऊपर स्थित है। तो इन बिंदुओं का अक्ष निर्देशांक तो कहलाएगा स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु और y निर्देशांक एफ बी और एफ डी इसको कहेंगे हम स्थानीय उच्चतम मान। और देखो बिंदु सी की मैं बात करूं तो बिंदु सी अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे नीचे स्थित बिंदु है। देखो बिंदु ए और ई ये दोनों भी अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे नीचे स्थित बिंदु हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए और ई की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि ए से पहले और ई के बाद में आलेख नहीं है। तो हमें उन बिंदुओं की चर्चा नहीं करनी जिनसे पहले या जिनके बाद आलेख नहीं है। तो हमें बिंदु ए और ई इन दोनों को छोड़ देना है। तो बच गया बिंदु सी और ये जो बिंदु सी है ये अपने आसपास के बिंदुओं में सबसे नीचे स्थित बिंदु है। तो इस बिंदु सी का अक्ष निर्देशांक तो कहलाएगा स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु और इस बिंदु सी का y निर्देशांक कहलाता है स्थानीय निम्नतम मान। अब देखो ये जो 5 बिंदु कौन से, ए बी सी डी ई, इन बिंदुओं की बात करो। इन 5 बिंदुओं में एक ऐसा बिंदु है जो सबसे ऊपर स्थित है और एक ऐसा बिंदु है जो इन सभी बिंदुओं में सबसे नीचे स्थित है। तो ये जो बिंदु डी है ये डी इन 5 में सबसे ऊपर है और बिंदु ए इन सभी में सबसे नीचे। तो सबसे ऊपर डी बिंदु है तो डी का अक्ष निर्देशांक कहलाता है उच्चतम मान वाला बिंदु और y निर्देशांक कहलाता है फलन का उच्चतम मान। इसी प्रकार बिंदु ए सबसे नीचे है इन सभी में तो इसका अक्ष निर्देशांक तो कहलाएगा निम्नतम मान वाला बिंदु और y निर्देशांक कहलाता है फलन का निम्नतम मान। अब देखो ये बात तो हमने आलेख के माध्यम से की है। अब इन बिंदुओं को हमें ज्ञात किस प्रकार से करना है, तो फलन का उच्चतम मान, फलन का निम्नतम मान, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की 2 विधियां हैं और इसी प्रकार फलन का स्थानीय उच्चतम मान और फलन का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। अब हम उन विधियों की चर्चा करते हैं। किसी भी फलन का स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय विधि है द्वितीय अवकलज विधि। अब देखो इन दोनों ही विधियों पर जाने से पहले हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो क्रांतिक बिंदु किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें 2 चरणों से होकर गुजरना होगा, जिनमें से पहला चरण है हमें एफ डैश अक्ष बराबर 0 रख करके अक्ष के मान ज्ञात करने। मतलब जो फलन हमें दिया गया होगा उस फलन का अवकलन करना है, अवकलन करके उस अवकलज को 0 के बराबर रख करके अक्ष के मान ज्ञात करने। जैसे हमने यहाँ पर अक्ष के मान लिए, एक मान तो मान लिया बी और एक मान लिया सी। ये हुआ पहला चरण कंप्लीट। अब दूसरे चरण में हमें क्या करना है, हमें उन अक्ष के मानों को भी ज्ञात करना है जिन पर फलन अवकलनीय नहीं है।
तो हमने एक अक्ष का मान लिया जिस पर फलन अवकलनीय नहीं है और वो अक्ष का मान हमने मान लिया d। अब देखो जो हमें अक्ष के मान मिले, कौन कौन से मान मिले हैं, b, c, d। इन अक्ष के मानों को कहते हैं क्रांतिक बिंदु। अब हम चलते हैं प्रथम अवकलज विधि में। देखो सबसे पहले हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने, और क्रांतिक बिंदु हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें क्रांतिक बिंदु मिले हैं उनको हमने लिख लिया। अब देखो अगले चरण में हमें क्या करना है, अक्ष के मानों की संख्या रेखा बनानी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो फलन हमें दे रखा है उस फलन का हमें प्रांत दे रखा है विवृत अंतराल a, e, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इन अक्ष के मानों की हम संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बनाने के पश्चात हमें क्या करना है, जो अक्ष के मान हमें मिले हैं उन मानों को भी हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। उसके पश्चात हमें क्या करना है, हमें विवृत अंतराल a, b, c, c, d इन अंतरालों में हमें f' अक्ष का चिन्ह देखना है। अब हम इस प्रकार मान लेते हैं कि इन अंतरालों में हमें कुछ इस प्रकार के चिन्ह मिल गए। इस अंतराल में हमें प्लस का चिन्ह मिल गया, इस अंतराल में हमें माइनस का चिन्ह मिल गया, इस अंतराल में हमें प्लस का, और इस अंतराल में हमें प्लस का चिन्ह मिल गया। अब देखो जो क्रांतिक बिंदु B है इससे पहले माइनस का चिन्ह और इसके बाद में ये जो क्रांतिक बिंदु B है इससे पहले प्लस का चिन्ह और इसके बाद में हमें माइनस का चिन्ह मिला है। तो इस प्रकार के क्रांतिक बिंदु को कहेंगे स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु, और इस क्रांतिक बिंदु पर फलन का जो मान होगा उस मान को कहेंगे स्थानीय उच्चतम मान। और देखो ये जो क्रांतिक बिंदु C है इससे पहले माइनस का चिन्ह है और इसके बाद में प्लस का चिन्ह है। तो इस प्रकार के क्रांतिक बिंदु को कहेंगे स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु, और इस क्रांतिक बिंदु पर फलन का जो मान होगा उस मान को कहेंगे स्थानीय निम्नतम मान। अब देखो ये जो क्रांतिक बिंदु D है इससे पहले भी प्लस का चिन्ह है और इसके बाद में भी प्लस का चिन्ह है, मतलब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार के क्रांतिक बिंदु को कहते हैं नति परिवर्तन का बिंदु। तो इस प्रकार हमें प्रथम अवकलज विधि से स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। अब देखो द्वितीय अवकलज विधि में हमें किस प्रकार से स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने। देखो सबसे पहले हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने, इस प्रकार ज्ञात करेंगे जैसे हमें क्रांतिक बिंदु B, C और D मिल गए। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, f" अक्ष ज्ञात करना है। f" अक्ष ज्ञात करने के पश्चात f" ज्ञात करना है, f" ज्ञात करना है और f" ज्ञात करना है। अब देखो उसके पश्चात हमें क्या करना है, इन f"D, f"B, f"C इनका हमें चिन्ह देखना है। अब हम कुछ इस प्रकार मान लेते हैं कि f"D इसका चिन्ह हमें प्लस का मिल गया, मतलब f"D हमें शून्य से बड़ा मिल गया। तो D को हम कहेंगे स्थानीय न्यूनतम मान वाला बिंदु। D को क्या कहेंगे, स्थानीय न्यूनतम मान वाला बिंदु। और f(D) इस D पर फलन के मान को कहेंगे स्थानीय न्यूनतम मान। और f"B का चिन्ह हमने मान लिया माइनस का, मतलब f"B 0 से छोटा है, तब इस B को कहेंगे स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु, और इस B पर फलन का जो मान होगा उसको हम कहेंगे स्थानीय उच्चतम मान। और हमने मान लिया कि f"C बराबर 0 मिल गया, तो f"C बराबर 0 मिल जाए, मतलब इस प्रकार की स्थिति बन जाए, तब हम कहेंगे कि द्वितीय अवकलज विधि फेल हो गई। अब हमें प्रथम अवकलज विधि का उपयोग करना है। तो इस प्रकार हमें प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि का उपयोग करते हुए स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। किसी भी फलन का उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात करने के दो तरीके, जिनमें से पहला तरीका या पहली विधि यह है कि जो फलन हमें दे रखा है उस फलन के हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने। जैसे हमने ये मान लिया कि क्रांतिक बिंदु हमें मिले हैं जैसे B, C और D। अब हमें इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान ज्ञात करना है, अर्थात f(B), f(C), f(D) ये हमें ज्ञात करने। उसके पश्चात ये जो फलन के मान हमें मिले हैं, क्रांतिक बिंदुओं पर फलन के ये जो मान मिले, इन मानों में जो सबसे बड़ा मान होगा उस मान को कहेंगे फलन का उच्चतम मान। उसको तो क्या कहेंगे हम, फलन का उच्चतम मान।
और इन मानों में जो सबसे छोटा मान होगा उसको हम कहेंगे फलन का निम्नतम मान। उसको हम क्या कहेंगे? फलन का निम्नतम मान। तो इस प्रकार हमें पहली विधि का उपयोग करते हुए किसी फलन का उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात करना है। अब देखो, जो दूसरा तरीका है वो तरीका ये है कि हम परिसर का उपयोग करके किसी फलन का उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस प्रकार, यदि हम किसी फलन के परिसर को इस प्रकार लिख लें, कोई फलन है और उसके परिसर को यदि हमने इस प्रकार लिख लिया, तब इस साइड जो मान प्राप्त होगा उसको तो कहेंगे हम निम्नतम मान, और इस साइड जो हमें मान प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे उच्चतम मान। तो इस प्रकार हमें किसी फलन का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।